हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी ख़बरें और ख़बरों के पीछे की ख़बर और वो चीज़ें जो आम तौर पर आपको कहीं नहीं मिलती वो इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में हो या सेंटर में, बहुत सी चीज़ें वो किस तरह से कर रही है वो आप सबके सामने है, जबकि बहुत से लोग उसमें अनईज़ी फील कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है उसके साथ साथ। अभी कोरोना का दौर ख़त्म होने के नज़दीक है, नहीं कहा जा सकता कब तक चलेगा, लेकिन अभी बहरहाल लॉकडाउन और दूसरे जो एहतियात की बातें हैं वो अभी चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में अयोध्या में 5 अगस्त को ये शिलान्यास वाला और भूमि पूजन वाला भी काम हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। तो ये बातें अपनी जगह, लेकिन वदूद साजिद साहब जो हमारे दोस्त वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कानून की बहुत सी बड़ी दिलचस्प खबरें और इनसाइट बताते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका वदूद साजिद साहब। ये बताइए कि गुजरात हाई कोर्ट में जो ये जगन्नाथ यात्रा पर ऑर्डर आया है वो क्या है, और इसके अलावा आपके पास ख़ास चीज़ें इस हफ्ते में क्या हैं जो कानून की ख़बरें हैं उस पर आप नज़र रखते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शक आपका इंतज़ार करते हैं। आप बताइए कि ये जगन्नाथ यात्रा वाला ऑर्डर क्या है। शुक्रिया काज़मी साहब, और दर्शकों का भी शुक्रिया कि पसंद करते हैं। मैं ये बता दूं कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये 2 स्टेट्स में ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर निकलती है। उड़ीसा में, और है तो उड़ीसा लेकिन उसको ओडिशा कहा जाता है अब, और गुजरात में भी ख़ास तौर पर अहमदाबाद में। इसके अलावा और स्टेट्स में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन बड़े पैमाने पर सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट्स में निकलती है। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 143 सालों से बराबर निकलती आ रही है, यानी 1878 से बराबर निकलती आ रही है और कभी वो रुकी नहीं है। तो इस बार क्या हुआ कि ये 23 जून को इस बार निकलनी थी रथ यात्रा, और वहाँ पाबंदी इस पर लगी हुई थी। हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा था और हाई कोर्ट ने ये कहा, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, पीछे ले जाऊं, कि हाई कोर्ट की इसी बेंच ने, उसमें चीफ जस्टिस नहीं थे लेकिन दूसरे जजेस थे, उन्होंने ये कहा था कि अहमदाबाद के अस्पताल ऐसा लगता है कि बदबूदार तहखानों में तब्दील हो गए हैं। ये बहुत सख्त बात थी, और भी बहुत सख्त बातें कही गई थी। सरकार को बहुत सख्त सूद कहा गया था, और जिस कमिश्नर ने वहाँ ये कहा था कि हर शहरी की जांच होनी चाहिए, चूँकि अगर हर शहरी की जांच होगी तो पता लगेगा कि हर तीसरा आदमी कोरोना से मुतासिर है। ये बहुत ही अजीब बात उसने कही थी, चूँकि अहमदाबाद में 24 फरवरी को USA यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री, ये दोनों प्रोग्राम कर चुके थे, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम। तो उससे ऐसा लगता है कि वहाँ बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हुआ है। बहरहाल उस कमिश्नर का भी तबादला हो गया था, और जिस जज ने, हाई कोर्ट के जिस जज ने ये सख्त बात कही थी, BS पारदीवाला, उनको इस बेंच से हटा दिया गया था। अब मैं आपको ले, जो जज इनको पसंद नहीं होता वो इस तरह से कर देते हैं, और जो जज उनके काम करते हैं वो बाकायदा जस्टिस गगोई की तरह से, जैसे राज्यसभा दिया है उन्हें, वो इनाम भी दिया जाता है। तो बहरहाल वहाँ स्टे लगा हुआ था जगन्नाथ रथ यात्रा पर। कहाँ? गुजरात में, ख़ासतौर पर अहमदाबाद में। और इसी स्टे को हटवाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही थी, और उसके बाद ये हुआ कि आपको बड़ी हैरत होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में जो जगन्नाथ का बड़ा मंदिर है वहाँ, और जो असल रथ यात्रा जहाँ से निकलती है, उस स्टे को हटा दिया था, और सरकार को परमिशन दे दी थी, स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दी थी कि आप निकालें, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। और ये कहा था कि भाई ये मजहबी मामला है, इसमें इतनी सख्ती ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, और जिसकी अगुवाई अब क्या बताऊँ मैं, एक जस्टिस साहब कर रहे थे, आगे जिक्र करूँगा। तो हाई कोर्ट ने, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा था और स्टे तोड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये हुआ कि 22 जून की आधी रात को 12 बजे के बाद
2 रिट पटिशन फाइल की गई, उसमें एक जस्टिस जर्नलिस्ट की तरफ से थी और एक शहरी की तरफ से थी। और उसमें एक आ गया कि साहब पूरे मुल्क में, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में महामारी फैल रही है और ये जो है सरकार अभी तक इस पर वजीद है कि गुजरात ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाए किसी तरह से। तो आप ज़रा सा इस पर कुछ क्लियर कर दीजिए। और एक पटिशन भी फाइल की गई है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर सख्त नाराज़गी जाहिर की कि ऐसी क्या, मतलब क़यामत ही कहा जा सकता है, एक मुहावरा कि एक ऐसी क्या क़यामत थी कि भाई कि आप आधी रात को रिट लेके आए हैं। तो उस पर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त नागवारी का इजहार किया और कहा कि स्टे नहीं हटाएंगे और बहुत सी चीज़ें बड़ी सख्त कही थी। तो वो रथ यात्रा नहीं निकली, अहमदाबाद की जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं निकली। उसका डिटेल्ड फैसला 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने लिख लिया था, लेकिन रिज़र्व रख लिया था। अब 29 जुलाई को ये फैसला आया और बहुत डिटेल्ड में आया। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी बहुत ख़ास बातों पर जो है रोशनी डाली और बड़ी, मतलब ये फैसला अगर पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, इसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं हाई कोर्ट ने कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं बता देता हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें। आधी रात को सुनवाई हुई थी 23 जून की शब और जर्नलिस्ट हैं हितेश चावड़ा और रमेश मरांडा, इन्होंने ये रिट पटिशन फाइल की थी। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के नाकारेपन पर हमें सख्त नाराज़गी है। मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। और फिर ये कहा कि आखिर 1 महीने पहले ही ये फैसला क्यों नहीं लिया गया जब जगन्नाथ रथ यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स ने परमिशन मांगी थी। तो ये नाकारा अफसर, यानी सरकार अगर खुद फैसला नहीं कर रही थी तो अदालत से पूछ लेती, अगर पूछना भी था तो। हाँ, नहीं, अदालत ने कहा कि ये हमारे पास आप लेकर ही क्यों आए? हाँ, आपको खुद फैसला करना चाहिए। आपको खुद फैसला करना था और आपको 2 चीज़ों के बीच फैसला करना था, महामारी और मजहबी रिवायत, ट्रेडिशन या परंपरा। तो आपने मजहबी परंपरा को फौकियत दी और महामारी जो पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जिससे लोग मर रहे हैं, आपने लोगों की हेल्थ से आप खेले, उस पर आपने फोकस नहीं किया। तो अदालत ने डिटेल फैसले में लिखा है कि आपके नाकारापन यानी स्टेट गवर्नमेंट के नाकारापन पर हमें नाराज़गी है सख्त, वी आर डिसअपॉइंटेड। और कहा कि आपका फोकस कोरोना से लड़ने पर होना चाहिए था, लेकिन आप मजहबी लीडरों और ऑर्गेनाइजर्स को मनाने में लगे रहे, चापलूसी करने में लगे रहे। अपीसमेंट का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और कोक्सिंग का लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है, चोंचलेबाजी, कि आप चोंचलेबाजी करते रहे, यानी सरकार से कहा। और कहा कि आप हर कीमत पर आपको लोगों की हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए थी। और कहा कि कुछ लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हों तो हों, यह हाई कोर्ट ने कहा। और आप मजहबी जज्बात की वजह से आप एज ए होल पब्लिक की हेल्थ से खेल रहे हैं। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है। और आज हाई कोर्ट ने आगे कहा कि इन्फेक्शन रेट मुसलसल बढ़ रहा है और स्टेट के रिसोर्सेज मुसलसल घट रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं मजहबी चापलूसी कर रहे हैं। आगे हाई कोर्ट ने कहा कि ये मैंडेटरी है कि फोकस हेल्थ पर हो, ना कि मजहब पर। और फिर एक बात कही गुजरात हाई कोर्ट ने कि स्टेट गवर्नमेंट एक सेकुलर बॉडी है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंच गई है कि सब सेकुलर लफ्ज हटाइए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सेकुलर बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट और आपको मजहब नहीं देखना, आपको लोगों की हेल्थ देखनी है, बजाय इसके कि आप हेल्थ पर बोल्ड डिसीज़न लेते और रथ यात्रा को सख्ती से रिफ्यूज़ करते। आप जो है चापलूसी और खुशामद में लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजर्स की। और आगे कहा कि इस पेंडेमिक यानी महामारी के टाइम में आपके पास चोंचलेबाजी का टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चोंचलेबाजी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटीज़ की लिस्ट होनी चाहिए तैयार। यानी ये मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कम इम्पोर्टेंट आपके पास प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है? नहीं है। इसी तरह आगे अच्छा, गवर्नमेंट ने ये कहा कि लिस्ट क्यों होनी चाहिए? ताकि इफ़ेक्टिव और डिसाइसिव
आप लगें और पब्लिक को पता लगे कि आप बहुत क्लियर फैसले ले रहे हैं। लेकिन जब आप किसी कल्चरल या रिलीजियस परंपरा को अहमियत देंगे तो और अपीजमेंट करेंगे तो फिर पब्लिक को एक मैसेज जाएगा और पब्लिक भी क्या करेगी, पब्लिक इजी गोइंग हो जाएगी और पब्लिक जो है वो एहतियात नहीं करेगी, उससे जो है वो महामारी फैलेगी जी। तो हाईकोर्ट ने कहा, मैं छोटा छोटा करके बताता हूँ, कि मजहबी गैदरिंग के मामले में हुकूमत की बेपरवाही पर हमें बड़ा अफसोस हुआ है, जिससे लोगों को एक गलत पैगाम जाएगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार के 4-5 बड़े अफसरों को भी नोटिस दिया और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा और ये पूछा कि आप फैसला लेने की हिम्मत और ताकत आपके अंदर क्यों नहीं है, विल पावर क्यों नहीं है, किस चीज़ ने आपको रोका। हमें आपकी नाकारापन और आपकी बेअमली पर हैरानी है और हमारे स्टे की वजह से एक बड़ी तबाही होने से बच गई, ये हाई कोर्ट ने कहा। अब आइए थोड़ा सा इस पर आपका मैं सवाल बाद में लूँगा। एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि गुजरात में इस वक्त कोरोना की क्या पोजीशन है। 59,126 केसेस हैं इस वक्त और 2,396 मौतें हो चुकी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ, जैसे कि काज़मी साहब ने शुरू में कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में जो बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें 200 VIPs को बुलाया गया है, मुख्तलिफ गिरोहों के 200 VIPs को 50-50 के ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि, और उसमें प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से कुछ लोगों ने कहा कि एक सेकुलर कंट्री के सेकुलर प्रधानमंत्री हैं आप, आपने आइन का हलफ लिया है, आप वहाँ प्लीज़ मत जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और उनके तर्जुमान ऐसे लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, बाकायदा मादर वादर की गालियाँ दे रहे हैं टीवी डिबेट्स में। आइए अब यूपी का हाल देख लें। यूपी में 73,951 केसेस हैं और अभी तक 1497 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट का जो ये फैसला है और जो ये गुजरात हाई कोर्ट की लताड़ है और जो स्ट्रिक्चर्स हैं, ये क्या इस पर यूपी गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सोचना नहीं चाहिए? प्राइम मिनिस्टर सब कुछ सबको धता बताकर हर चीज़ को जूतों तले रौंद कर वहाँ 5 अगस्त को अयोध्या में जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और काज़मी साहब इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछें, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इस महामारी के दौर में मुल्क भर की जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया है। चाहे पेंडेमिक महामारी का केस हो, चाहे दिल्ली में जो राइट हुए हैं ईस्ट दिल्ली में उसके मामलात हों, और चाहे CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने वाले जो पकड़े गए हैं और जिन पे बड़ी सख्त भारी धाराएं लगाई गई, जिनको दिल्ली दंगों से भी जोड़ दिया गया, चाहे उनके केसेस हों और चाहे कश्मीर के केसेस हों, सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ कीजिएगा मायूस किया है, जबकि हाई कोर्ट्स, डिफरेंट हाई कोर्ट्स अच्छे फैसले कर रही हैं। एक बात और जोड़ दूं कि मुल्क की 19 हाई कोर्ट्स में रिट डाली गई थी इस महामारी और लॉकडाउन के दौरान, जिसमें से 7 हाई कोर्ट्स ने बहुत ही सख्त किस्म के फैसले किए थे, जिस पर परेशान होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही कि इस वक्त हाई कोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रही हैं। ये अपने आप में बहुत सख्त बात थी, हाई कोर्ट्स की अवमानना थी। और जो सरकारी सबसे बड़ा वकील होता है वो असल में सरकार को रिप्रेजेंट करता है, सरकार की तरफ से बोलता है। चीफ जस्टिस की बेंच में ये बात कही जा रही है, हमें दुख है कि चीफ जस्टिस ने उस पर कोई इस पर कोई नोटिस नहीं लिया और अपनी हाई कोर्ट्स की जो इंस्टीट्यूशन है एक जुडिशरी का, उसकी इज्जत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। अब ऐसे में फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेम्प्ट करते हुए अच्छी लगेगी? किस मुंह से प्रशांत भूषण के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट करेगी, सो मोटो कॉग्निजेंस लेगी? प्रशांत भूषण ने यही तो कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के 6 साल में ऐसे फैसले आए हैं कि जिससे आवाम का एतमाद घट गया है।
और उन्होंने ये भी कहा था एक ट्वीट करके कि जब हिस्ट्री लिखेगा हिस्ट्री लिखने वाला, तो पिछले 6 साल की तरफ जब मुड़ के देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट के रोल को छोड़ नहीं सकेगा, भुला नहीं सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जमहूरियत की तबाही में सुप्रीम कोर्ट के रोल को ज़रूर लिखेगा, और जो आखिर के लास्ट के 4 चीफ जस्टिस हैं उनके रोल को भूल नहीं सकेगा, यही तो लिखा था। तो आपने उनके खिलाफ सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। जी देखिए, एक बात बहुत आम तौर पर कही जाती है कि सारी शिकायतों के बाद फिर लोग ये कहते हैं, और शायद कानूनी तौर पर ज़रूरी भी है कि हमें अदालतों पर भरोसा है। और जब इसको ज़रा वकीलों में या जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं उनमें अगर आप डिस्कस करें तो वो ये कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सारी अदालतों में भरोसा है। भरोसा इस बात पे है कि लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब कभी इंसाफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद रहती है, इसलिए ये बोलते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है। लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाई कोर्ट्स में फ़ैसले अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आता है वहाँ से बिल्कुल उल्टा ही मायूसी होकर के जाता है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें हाँ। तो बहुत अच्छी छोटी छोटी मिसालें मैं आपको पेश कर दूँ। हाँ। मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और प्रशांत भूषण, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। और प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को एक लेटर लिख के दिया था और ये कहा था कि हुजूर मेरे केसेस अरुण कुमार मिश्रा की अदालत में ना दिए जाएं, चूँकि मुझे उन पर भरोसा नहीं है और मुझे उनकी कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। तो ऐसे कई केसेस हुए जिसमें प्रशांत भूषण को राहत नहीं मिली। अच्छा, इसी तरह से प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 में एक कॉन्टेम्प्ट का केस था जो अब उभारा गया है 2020 में 11 साल के बाद, और वो केस अरुण कुमार मिश्रा की अदालत में आया। ये जो 2 ट्वीट जो मैंने बताए, ये केस आज सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की कोर्ट में आ गया। नोटिस इशू हो गए, 5 अगस्त को सुनवाई होनी है। हो सकता है प्रशांत भूषण को जेल भेज दिया जाए। मैं आपको इसमें एक बात और बता देता हूं कि इससे सख्त बातें तो जस्टिस दीपक गुप्ता कह चुके हैं जो रिटायर हुए थे कि अदालतों में करप्शन है। अच्छा, आज बिल्कुल ताज़ा वाक़या बता देता हूं, उस पर फिर मैं आपके हवाले करता हूं कि सैफुद्दीन सोज जो कश्मीर के लीडर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार मिनिस्टर रहे हैं, जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बहुत सीनियर आदमी, प्रोफेसर हैं, 80 साल की उम्र है उनकी। उनको 5 अगस्त को जो 370 ख़त्म किया था पिछले साल हमारी सरकार ने, तो उनको भी डिटेंशन में रखा हुआ है। उनकी बीवी सुप्रीम कोर्ट आई कि हुजूर हमें ये नहीं पता किस जुर्म में बंद किया हुआ है, मेरे शौहर को कहीं आने जाने नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये कहा कि साहब हमने तो उनको कहीं नहीं रोका हुआ, कोई पाबंदी नहीं है। तो 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये कहा कि जब हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो क्या मतलब है रिट का, तो रिट डिस्पोज ऑफ हो गई। लेकिन 30 जुलाई को राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट वायरल किया है, एक वीडियो जिसमें सैफुद्दीन सोज कश्मीर के अपने घर में अपनी दीवार के अंदर से ऊपर उठ के ये कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं ये मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे, मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे जो बीमार है, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है कि आपको जाने नहीं देना। जी, तो ये एक तरह से इसे एक्स्ट्रा जुडिशल पावर इस्तेमाल करने की बात कहेंगे, या किस तरह से इसको हुकूमत इसको कैसे जस्टिफाई करेगी? अब यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी की जो हुकूमत होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं इससे आगे की बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कैसे जस्टिफाई करेगी? हुकूमत को छोड़ दीजिए, हुकूमत को जस्टिफाई करने की फिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जस्टिफाई करेगी इस चीज़? जी देखिए, मैंने कश्मीर से एक पत्रकार से इंटरव्यू किया है, उसने ये एक बात बड़ी तकलीफ़ के साथ बयान की कि यहाँ पूरी पहचान बदली जा रही है, ऑफिसों के नाम बदले जा रहे हैं, और जो कुछ की बात कही गई थी उसमें कोई तरक्की वहाँ नहीं हो रही। आज तक कोई नया रोज़गार किसी को नहीं मिला, बल्कि फ़ौजियों को और दूसरे लोगों को, फ़ौजियों को ये कह दिया गया कि जहाँ आप चाहो वहाँ आप अपने कैंप लगा सकते हो, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ तक में भी। तो ये एक गैर मामूली सी सूरत हाल है। बहरहाल चूँकि कश्मीर का आपने जिक्र किया तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गईं। और बताइए कि जुडिशरी से अक्सर शिकायतें लोगों को रहती हैं, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये सब
चल रहा है कई मौक़ों पर, और अभी जस्टिस गगोई का वाक़या हमारे सामने है। उन्होंने रफ़ाइल का फ़ैसला किया, उन्होंने अयोध्या का फ़ैसला किया और कई फ़ैसले किए, और उसमें ऐसा कुछ कहा जा रहा था, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो कुछ आंखों को नज़र आता है कि उनको ब्लैकमेल किया गया एक खातून से इल्ज़ामात लगवा करके। अब जो सूरत हाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट्स में हुकूमत काबू नहीं कर पा रही। जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आता है तो यहाँ वो मैनेज कर लेते हैं। ये ऐसी सूरत, जब फॉर्मर चीफ जस्टिस कह चुके हैं, फॉर्मर जजेस जिनका आपने जिक्र किया वो भी कहते हैं, तो बहरहाल ये मैनेज करने की कहानी है। आखिर इससे कैसे निकला जाए, इस यानी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, क्या ये सारे नारे वाक़ईन ख़त्म होने जा रहे हैं? इंसाफ की बात किस हद तक सही है? कब तक लोग ये कहते रहें कि हमें अदालतों पर यकीन है? और ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसे हालात में मुल्क क्या जाए, किस तरफ जा रहा है, और क्या कुछ हो सकता है कि ये दुरुस्त हो सके? देखिए, ये बात तो सही है कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हिंदुस्तान के हर नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि वो जुडिशरी पर फेथ अपना जाहिर करे, चूँकि उसी में उसकी इज़्ज़त है, वरना उसका वक़ार जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मौके दे दिए हैं। मुझे इस मौके पर अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि मुझे असीर करो चाहे मेरी ज़ुबां काटो। असीर कहते हैं कैद करने को। मुझे असीर करो चाहे मेरी ज़ुबां काटो, मेरे ख़याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। सवाल ये है कि जो लोगों के जहनों में ये घुस गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसको कौन दूर करेगा? सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई और नहीं है जो इसको दूर करे। आपने जिक्र किया बाबरी मस्जिद वाले इशू का। आज मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के मामले में जिस तरह से फ़ैसला किया गया है, मैं उसको फ़ैसला नहीं कहता, मैं उसको फोर्सफुल आर्बिट्रेशन कहता हूँ। बिल जब्र, यानी सालिसी बिल जब्र है ये, जिसमें जब आपने देखा कि सालिसी कामयाब नहीं हुई तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सालिसी करा दी। ये फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि फ़ैसला अगर होता तो जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे 40 दिन की बहस के दौरान, उसकी रोशनी में तो फ़ैसला कुछ और आना था, लेकिन फ़ैसला कुछ और आया। तो ये तो फोर्सफुल आर्बिट्रेशन है। उसके बाद राफेल वाला मामला, राफेल वाले मामले में इन्हीं प्रशांत भूषण ने उठाया था कि जो जेट आ रहे हैं ये बहुत महंगे आ रहे हैं और इनकी वो क्वालिटी नहीं है। सरकार ने इस पर समझौता कर लिया है। अरे साहब, अभी कुछ डिटेल्स ऐसी आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के पास है F-16V और J-20 चाइना के पास, उससे ये कहीं कमतर इसकी कैपेसिटी है। फ़िज़ा में ऊंचाई पर जाने की कैपेसिटी MiG-29 की, जिसे हम बूढ़ा एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसके मुकाबले में ये कम है। लेकिन बहरहाल 700 कुछ करोड़ से लेकर के 1700 करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत भी बढ़ गई, और वो कुछ हम ले रहे हैं जो शायद आज के टाइम में कम्पिटिटिव नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्कों के सामने। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है जो आपने कही। तो जो आपने एक सवाल किया कि आखिर इससे किस तरह से निकलें, तो एक तो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। जैसा ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस रिटायर होते हैं, जैसे जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हुए थे और जस्टिस R भानुमति तो बहुत रिसेंटली रिटायर हुई हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनके बारे में पिछले हफ्ते हमने बात भी की थी। ये सब जजेस यूँ कहते हैं रिटायर होने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं उन्हें शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह रेत में नहीं देकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की ही है। अब आइए इधर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी इसलिए है कि पूरी जुडिशरी की इज्जत उसके हाथ में है। पूरी जुडिशरी की कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत, कानून की हिफाजत, और सरकार अगर गलत कर रही है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन यहाँ देखिए हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं वो किस तरह से कर रही हैं। 6 सालों में पूरे मुल्क ने देख लिया है। अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के बाद, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जनता की है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपनी सरकारों को इस पर मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस तरह के इक़दामात ना करें, और जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत कहना पड़ेगा। इसी तरह से जो
मीडिया है, असल में काज़मी साहब जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, उसने भी मुल्क में हालात ख़राब कर दिए। असल में मुजरिम वो बहुत बड़ा है, मुजरिम वो है। तो टीवी, जैसा कि बार बार कहा भी जाता है, टीवी देखने का अंदाज़ बदलिए, इस मीडिया के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आइए। जो मीडिया आपको अच्छी बात पेश नहीं करता उसको देखना बंद करिए, क्योंकि आपकी टीआरपी की बुनियाद पर ही इनको ऐड मिलते हैं और ये आगे बढ़ते हैं और उनकी साजिश कामयाब होती है, उनकी साजिश कामयाब होती है। तो जागरूक होना पड़ेगा पब्लिक को। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। सोशल मीडिया पे चूँकि ज़्यादा और बात लंबी नहीं कर सकते, ये वक्त की मजबूरी है, नहीं तो बहुत ही दिलचस्प बातें चल रही थी साजिद साहब के साथ। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि वदूद साजिद साहब काफ़ी तैयारी के साथ फैक्ट्स लेकर के सामने आते हैं। आखिर में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनका यूट्यूब चैनल है व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल VNI, उसका लिंक हम अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन कर रहे हैं, उस पर आप जा कर के और उनकी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।